ये देखो, अब हम इसमें बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे कि रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल की बात करें हम, हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर ये सारी चीजें हमें बड़ी इजी अवेलेबल हैं, जैसे कि सॉइल है, रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, फॉरेस्ट है हमारे पास बहुत सारे, ठीक, और ये मिनरल्स हैं हमारे पास, ओशंस हैं, रेंज प्लेन्स है अपने पास, ठीक। जहां से लगे ना नहीं अब बात समझ में आ रही है तो यू कैन आस्क। फिर यहाँ पर ये कुछ याद करने वाली चीजें नहीं है, अब आप पूछोगे कि इनको लर्न करना है, नहीं, इनको याद नहीं करना, बस इसमें पता हो कि ब्लैक सॉइल है, डेक्कन प्लेटो, इसमें ये कॉटन के लिए अच्छी होती है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं हमारे, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में मर्ज होते हैं। तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए यहाँ रखे गए हैं, ताकि आपको पता हो कि इंडिया जो है वो किस टाइप का एनवायरनमेंट एंजॉय करता है, या उनके पास किस टाइप का एनवायरनमेंट है, ठीक। हमारे यहाँ पे देखो कितनी तरह के मिनरल्स मिलते हैं, कितनी तरह के धातु मिलते हैं, बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमेट, डायमंड, गोल्ड, लेड, इग्नाइट, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम, पता नहीं क्या क्या हमारे यहाँ पर मिलता है, और फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इसकी याद करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। थ्रेट क्या है इंडियन एनवायरनमेंट को? थ्रेट ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरनमेंट है। अब ये इससे क्या मतलब हुआ? कैन एनी टेल मी व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? थ्रेट ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस्ड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, कि भाई ये जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रही है, इस पे ना क्वेश्चन भी बन जाता है, हम इसकी तैयारी भी कराएंगे। पॉवर्टी इंड्यूस्ड कैसे है? क्या जो पुअर लोग हैं वो भी एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन करने में रोल प्ले करते हैं? हु विल आंसर? होता है बेटा? कैसे कैसे लिखोगे इसको? क्या क्या थॉट्स हैं आपके, क्या लिखोगे? हम्म, थोड़ी जोर से बोलो। जो पुअर होते हैं, हाँ, कुड बी वन ऑफ दिस रीजन ऑल्सो, पानी स्पॉइल करना। जैसे ये लोग कहाँ नहाते हैं? जो ओपन वाटर्स हैं, ठीक है, रिवर है, रिवर साइड पे नहाना, कपड़े धोना, इस तरह से सारा बर्तन धोना और सारा कुछ पानी वहीं बहा देना। दूसरा, ये किस चीज को बर्न करके, इनके पास घर में सिलेंडर थोड़ी है या फिर चूल्हे थोड़ी ना है, इनके पास क्या करते हैं? काऊ डंग बर्न करते हैं, ये वुड को बर्न करते हैं। तो वुड कटिंग करना, उसे जलाना, हाँ, पहले तो ट्री कट किया, फिर ऊपर से उसको जला दिया, तो दो ही डबल नुकसान कर दिया। तो इस तरह से ये वाले थॉट्स अपने माइंड में आने चाहिए, क्योंकि इस पर 3 नंबर का क्वेश्चन ही आ जाता है कि क्या आपको लगता है कि पॉवर्टी इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन भी होता है? जी हाँ, हो सकता है। दीज आर बेसिक रीजन। एट द सेम टाइम, थ्रेट ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम एफ्लुएंट। अब ये तो बोल दिया गरीबों ने किया, हम जैसे जो लोग हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले लोग हैं, ये कैसे खराब करते हैं? इसके बारे में अगर 3 नंबर में लिखना पड़े तो क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं हम? इंडस्ट्रीज में लिख सकते हैं, केमिकल्स जो है वो रिवर में छोड़ देते हैं, सॉइल खराब कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो हवा में रिलीज कर देते हैं, तो ये पोल्यूशन आ दिया। एफिलुएंट फैमिलीज क्या लिखोगे? हम्म, बोलो भाई। ये देखो, जो सेकंड पॉइंट है तुम्हारा इसमें, ये रहा सेकंड, थ्रेट टू एनवायरनमेंट, इंडियन एनवायरनमेंट। पहले में तो हमने लिख दिया पुअर खराब करते हैं, हाँ, क्या बेटा युवम, क्या? अब हो रही है, ओके। ये सेकंड बुलेट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ये सेकंड बुलेट पॉइंट की, कि भाई ये कैसे है? पहले वाले में तो लिख दिया पॉवर्टी इंड्यूस्ड होता है, दूसरे में हम कह रहे हैं कि ये भी एक कारण है, तो ये कैसे कारण हो सकता है? हाँ, तो कार्स का एंगल दे दो, व्हीकल्स होते हैं भाई, जितने ज्यादा एफिलुएंट फैमिलीज हैं उनमें, हाँ बिल्कुल, उनमें व्हीकल्स भी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, दे एमिट, जो हम कहेंगे कि पोल्यूशन करते हैं। तो आपके पास दोनों के लिए रेलिवेंट पॉइंट्स होने चाहिए, राइट है? अच्छा, अब तो दिख रही है ना स्क्रीन? यार ये क्या होता है, मैं ही कुछ करती हूँ, पक्की बात है। वेट करो, ले, मैंने कुछ करता, दिख रही है? सो यू, एक मिनट, पता नहीं मैंने क्या किया है।
वासु आई डिड समथिंग अगेन रॉन्ग। चल मैं कर दूंगी। अब तो मेरा बेचारा बच्चा भी परेशान हो गया। बस कर माता, कितना पूछे। 2 मिनट ठहरो। मेरा वीडियो भी नहीं चल रहा। चल गया मेरा तो, मैंने अपना तो ऑन किया हुआ था। Why my system is so slow? अच्छा, perhaps now it will work। अब मैं कुछ नहीं छेड़ूंगी। अब देखो आ गया कि नहीं? Is it visible now? मोह नहीं, अभी भी नहीं। अरे बाबा रे, मुझे लगा था बेटर वे है, मैं दूसरे तरीके से करने की बजाय। एक मिनट, आई आस्क माय सन टू कम एंड इंटरवीन। आ गया? चलो शुक्र है, अब मैं कुछ छेड़ूंगी नहीं। शुक्र है। चलो डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट। अब इस चैलेंजेस में हमने बात करनी है सारे तरह के जितने इश्यूज हैं हमारे, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशन। ये देखो यहाँ मेन लिखे हैं, यहाँ प्रायोरिटी इश्यूज। आपको ना ये 7-8 हैं, इन सबसे फेमिलियर होना है, क्योंकि ये 8 के 8 जो हैं, कभी कभी ना पेपर में सब्जेक्टिव में ऐसे भी आया है, नेम एनी 6 प्रायोरिटी इश्यूज विच आर आइडेंटिफाइड। तो ये सारे नाम बचपन में सुने हुए हैं हमने, ऐसी बात नहीं है कि हमें ये पता नहीं है ये कौन से वाले हैं। ओके, सो एज सच ऐसा नहीं है, हमें पहले से पता है ये कौन से हैं। ओके, अब हम इसमें बात करने वाले हैं सबसे पहले कौन सा है? लैंड डिग्रेडेशन। ठीक, लैंड डिग्रेडेशन में हम क्या बात करेंगे कि भाई हमारी जो लैंड की क्वालिटी है, ये लिखा हुआ है देखो, यही मीनिंग है इसका। लैंड डिग्रेडेशन रेफर्स टू अ डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर और वेजिटेशन कंडीशन। कॉमनली किसने किया है ये नेचर से नहीं हुआ, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हुआ है। ठीक हो गया? ये बचपन में आप साइंस में पढ़ चुके हो। बेसिक कोई वही नेचुरल मैनमेड प्रोसेस की वजह से हो सकता है, विंड इरोजन, वाटर इरोजन की वजह से होता है, लैंड का डिग्रेडेशन होना, है ना। इंडिया में लैंड सफर्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन। मेनली अनस्टेबल यूज है या फिर आप उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो गलत है। कैसे? अगर किसी जगह पर कोई पर्टिकुलर क्रॉप के लिए वो फेमिलियर नहीं है या वो फेवरेबल नहीं है और आप उस पर वही उगाए जा रहे हैं बाय पुटिंग एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा केमिकल्स, तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप लैंड की क्वालिटी को डिटीरियोरेट कर रहे हो। सच काइंड ऑफ डिग्रेडेशन लीड्स टू लॉस ऑफ इनवैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। फिर जब न्यूट्रिएंट्स जाएंगे तो फूड क्वालिटी भी गिर जाएगी, फूड की प्रोडक्शन भी गिर जाएगी। 4th पॉइंट इसमें क्या लिखा है? पुअर लैंड यूज प्रैक्टिसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड लैंड डिग्रेडेशन। तो जो ये सारे बेसिक कारण हैं, पेपर में ये ऐसे नहीं आता क्वेश्चन, या तो मीनिंग आता है बेटा इसका, ओके, या फिर इसके कॉजेज आते हैं। ये रहे कॉजेज लैंड डिग्रेडेशन के, आपको पेपर में आ सकते हैं कोई 5-6 कॉजेज बताओ। सो यू शुड बी रेडी विद दैट। लॉस ऑफ वेजिटेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ठीक, हमने पेड़ काट दिए, हमने उसकी वजह से जो भी वेजिटेशन लॉस हुआ। अब जब डिफॉरेस्टेशन किया तो सॉइल इरोजन होगा, और जो इनफर्टाइल सॉइल होगी वो फर्टाइल सॉइल के ऊपर आकर लेयर बिछ जाएगी, तो भैया फिर वो उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाएगी। अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड, फॉडर एक्सट्रैक्शन, जो पेड़ काट कर जलाने के लिए गरीब लोग लेके आते हैं, आदिवासी लोग लेकर आते हैं फॉडर एक्सट्रैक्शन के लिए। ओवर ग्रेजिंग भी एक वन ऑफ द कारण हो सकता है इसमें। शिफ्टिंग कल्टिवेशन, हम एक से दूसरी पे, एनक्रोचमेंट, फॉरेस्ट लैंड्स को काट काट के घर बनाना, फॉरेस्ट फायर लग जाना, ओवर ग्रेजिंग होना, ये सारे कारण आप एक बार पढ़ लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, एग्रोकेमिकल्स डालना, पेस्टिसाइड्स, ये सब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ये सब कारण है जी लैंड डिग्रेडेशन के, राइट। फिर पेपर में आपसे टर्म पूछ सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन क्या है? आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद। भैया अननेसेसरली, मतलब परमानेंटली आप किसी जब फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट ही कर देते हो वुड के लिए, क्लीनिंग, कटिंग, रिमूवल ऑफ रेन फॉरेस्ट, ओके, मतलब उसे फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट ही बना दिया। नॉन फॉरेस्ट यूज क्या होता है? कमर्शियल पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आपने उसे खत्म कर दिया, और ये अब रैपिड स्केल पर बढ़ता जा रहा है। टोटली क्या कर रहा है? हमारे इकोलॉजिकल बैलेंसेस को खराब कर रहा है। अब जो फॉरेस्ट में रहने वाले जीव जंतु हैं वो फिर सारे रोड पे आ रहे हैं, उनका जो सर्कल है वो ब्रेक कर रहे हैं हम। पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड जो है कंट्री में 0.8 हेक्टेयर
अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 0.47 हेक्टेयर टू मीट बेसिक नीड्स। तो बहुत कम रह गई है जितनी जरूरत थी। देर आर वेरी सीरियस एंड डेंजरस फॉरेस्ट डिप्लीशन लाइक चांसेस ऑफ मोर फ्लड्स। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो फ्लड्स ही आएंगे, सॉइल इरोजन होगा, डैम्स की सिचुएशन हैवी हो जाती है। ये सब बातें आपको सिर्फ रीड करनी है एक एक मीनिंग के साथ, इसलिए मैं ज्यादा इस पे इंसिस्ट नहीं कर रही। सॉइल इरोजन क्या होता है पता है सबको? हाँ, सॉइल इरोजन आई मीन इरोडिंग, मतलब पूरा रिमूव होकर सॉइल का दूसरे लेयर पर आकर बिछ जाने को कह देते हैं। न्यूट्रिएंट लॉस होते हैं इसमें, बहुत सारी गैसेस जो है वो निकलती हैं या सप्रेस होती हैं इनकी वजह से। बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है? बायोडाइवर्सिटी लॉस हम जब तक कहाँ कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, मरीन में, पानी में। ठीक, ये भी अगर ये भी खराब होता है, जैसे कि सी वाटर खराब हो जाए, उसमें ऑयल आ गया या उसमें गंदा पानी मिलता जा रहा है, तो इससे क्या होगा? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, एक्वेटिक एनिमल्स मरेंगे। वो भी हमारे बैलेंस बनाने के लिए दे आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। सो ये बोल दिया जी, ये बहुत ही सीरियस थ्रेट है, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट फॉर एनी कंट्री। देन कम्स द एयर पोल्यूशन। व्हेन आई से एयर पोल्यूशन, मतलब ये आपको मेनली इनके बारे में दो चार बातें याद रखनी है, क्योंकि ये हमारा जो है आजकल तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हर रोज ही न्यूज का पार्ट हो गया है। AQI देखा होगा अगर आपने ध्यान दिया हो तो भाई क्यों? बिकॉज इसमें भी कारण बड़े सारे हो सकते हैं। हमें लगता है इंडस्ट्रीज आर द रीजंस, नो इट इज व्हीकल ऑल्सो। ठीक है, तो यहां लिखा है इन इंडिया एयर पोल्यूशन इज वाइड स्प्रेड इन अर्बन एरियाज वेयर व्हीकल्स आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। ध्यान से पढ़ना है ये सारा। वो कहेंगे क्या इंडस्ट्री मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है? नहीं, व्हीकल्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है। एंड इन फ्यू अदर एरियाज में इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर्स, vehicular emission are of particular concern are these the ground level। तभी तो दिल्ली में 10 साल की पुरानी गाड़ी को जो है वो कहते हैं अब या तो डिस्कार्ड कर दो या फिर आप क्या करो, उसको सोलर पे कन्वर्ट कराओ। क्यों? बिकॉज 10 साल से पुरानी गाड़ी ज्यादा रिलीज करती है पोल्यूशन, सो इसलिए बंद कर रहे हैं। The number of motor vehicles has increased from 3 lakhs in 1951 to 67 crores in 2003। और फिर ये एक ट्रांसपोर्ट, पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल, 2 व्हीलर्स होते थे, कार्स होते हैं। 80% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उसका पोल्यूशन चेक नहीं कराते, ये सब। इसके अलावा जो मेन बात याद रखनी है वो है ये CPCB, इसको अंडरलाइन करना है। ये एक ऐसा कंट्रोल बोर्ड है, सोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो 17 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज को वॉच करता है कि वो पॉल्यूट तो नहीं कर रहे एनवायरनमेंट को। वो सभी चीजों को देखता है, एयर, वाटर और जो लैंड है सबको। और CPCB के अंडर हमारी रिवर्स भी आती हैं। तो यहाँ के लिए आपको जो पूरे पैराग्राफ में याद रखनी है वो बात क्या याद रखनी, कौन कौन मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। हमारे व्हीकल्स हैं, थर्मल प्लांट्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। दूसरा जो याद रखना है वो CPCB नाम का एक बोर्ड है जो 17 तरह की, 17 नहीं 17, हाँ सॉरी 17 तरह की इंडस्ट्रीज पर वॉच रखता है, लार्ज या मीडियम दोनों मिला। ओके, फिर यहां पर एक ये लिखा भी है, ये कब सेटअप हुआ। इन ऑर्डर टू एड्रेस 2 मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न इन इंडिया, वाटर एंड एयर, द गवर्नमेंट सेटअप CPCB कब? 1974 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। तो इनके नाम आपको याद रखने। देन कम्स चिपको एंड अपिको मूवमेंट। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। पहले वैसे तो हमने पहले भी चैप्टर पढ़ा है, लेकिन सभी नहीं पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने इसके बारे में, चिपको और अपिको मूवमेंट के बारे में। हैव यू हर्ड अबाउट इट? है, हाँ, पेड़ों को काटने नहीं दिया था। चिपको मूवमेंट था, दे हग द ट्री, चिपक गए थे ट्रीज के साथ, सो दैट जस्ट टू डिस्करेज पीपल दैट दे शुड नॉट कट देम। उन्हें मतलब ये मैसेज था कि इनको काटने से पहले तुम्हें हमें काटना होगा, तो फिर ऑफ कोर्स ह्यूमन को नहीं मारा जा सकता। तो ये मूवमेंट्स कहाँ कहाँ बिलोंग करते थे ये आपको याद करने हैं, क्योंकि ये NCERT में है। चिपको मूवमेंट के क्या एम था? फॉरेस्ट को बचाना, अंडरलाइन कर लो इसको, फॉरेस्ट को बचाना। कहाँ हुआ था? हिमालयाज में। कर्नाटका में एक सिमिलर तरह का मूवमेंट हुआ, कौन सा? अपिको। तो चिपको हिमालयाज का था, कर्नाटका में अपिको हुआ, विच मीन्स टू हग। 8 September 1983 when the felling of trees was started in Salkani forest in Sirsi district, 160 men, women and children hugged the trees and forced the woodcutters to leave. Commercial felling by contractor damaged a large number of natural forests।
तो मतलब मेन पर्पस क्या था, बचाना। 12,000 पेड़ों को बचाया गया। तो ये दो मूवमेंट, ये इंडिपेंडेंट लेवल पर मूवमेंट चले थे, ये गवर्नमेंट के मूवमेंट नहीं है, ये लोगों ने चलाए थे। सॉरी, ठीक है। तो ये मूवमेंट्स के नाम, इनकी जगह, ये सब आपको याद रखना है। देन कम्स द ग्लोबल वार्मिंग। आई एम श्योर वी नो अबाउट दिस टॉपिक ऑल्सो। ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोब का गर्म होना यानी अर्थ के टेम्परेचर का चेंज होना, एवरेज टेम्परेचर का चेंज होना, जिसकी वजह से, और ये क्यों होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जो की वजह से, जो इंडस्ट्रीज में निकलती हैं, उसकी वजह से ये जो है हीट बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से हमारे जितने ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और पानी का लेवल बढ़ जाता है। ये लिखा है, ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हैज राइजन फ्रॉम 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि होता है 0.6 डिग्री सेल्सियस, एंड सी लेवल हैज राइजन सेवरल इंचेस। इतने फ़ारेनहाइट से बढ़ गया है। ओके, और मच ऑफ द रिसेंट ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड ग्लोबल वार्मिंग इज ह्यूमन इंड्यूस्ड। सो दीज टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर, ये नेचर की वजह से नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और ये लॉन्गर टर्म रिजल्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, पहले तो मेल्टिंग द पोलर आइस विच इज रिजल्टिंग इनटू सी लेवल का बढ़ना, फ्लडिंग आना, कोस्टल फ्लडिंग बढ़ गई, डिस्टरप्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज। आई एम श्योर यू नो दैट इतना सारा पानी है धरती पर, लेकिन पीने वाला सिर्फ 2 से 3% है। तो जब ये सॉल्टी वाटर उन वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाएगा और ओवरलैप होगा तो पीने लायक जितना है वो भी नहीं बचेगा, तो फिर जीवन कहाँ होगा। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, पोलर बेयर तो नजर ही नहीं आते, वो कहते खत्म हो गए हैं, इकोलॉजिकल डिसअपियर मतलब डिसबैलेंस हो गया। स्ट्रॉन्गर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और हरिकेन्स, ये हमारे एरियाज में तो नहीं आते, लेकिन हाँ जो सी कोस्टल पर रहते हैं वहां हरिकेन्स, उन्हें पहले से टेंडेंसी, हमारे एरिया में अर्थक्वेक प्रोन है तो यहाँ वो बढ़ गए। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिजीज लाइक मलेरिया, कॉलरा, डेंगू, ये कितना बढ़ गया अब, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया। वाटर बॉर्न डिजीजेस आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इम्बैलेंस। कॉजेज क्या है भैया, सारे मैन मेड कॉजेज हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ग्रीन गैसेस का, फॉसिल फ्यूल का बर्न करना, जो डिफॉरेस्टेशन एक अनदर कारण है क्योंकि कन्वर्ट नहीं होती गैसेस जो है। एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड सच गैसेस, ये क्या करती हैं, दैट हैव द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद नो अदर चेंजेस। मतलब जो काम पेड़ कर सकते थे हमने वो भी काट दिए, है ना। बहुत हद तक वो इतनी जहरीली गैसों को एब्जॉर्ब करके हमारे लिए फ्रेश गैसेस भी देते थे, लेकिन हमने वो भी बंद कर दिया काम। Among factors that may be contributing to global warming is burning of coal, petroleum. हम तो अभी तक ये यूज कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारे सोर्सेज हैं। डिफॉरेस्टेशन, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ गई। मीथेन गैस जो एनिमल वेस्ट से रिलीज होता है। कैटल प्रोडक्शन में जो है उसमें भी मीथेन, और ये सारा ये जो फॉडर है, बचा हुआ को जलाना, है ना, ये सब स्मॉग का आना, ये सब कारण है जी ग्लोबल वार्मिंग के, राइट है। अब तुम्हें जो याद करने हैं वो ये बॉक्स वाले भी याद करने हैं। यूएन कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज पर, अब क्योंकि हम ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं तो ये लेवल, ग्लोबलाइज लेवल पर इसकी सोल्यूशन ढूंढना इंपॉर्टेंट हो गया है। ये किसी एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गई कि भाई हम इसे कंट्रोल करें, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी कंट्री नाउ। ओके, सो यूएन में क्लाइमेट चेंज का क्योटो में जापान में 1997 में ये मीट हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो है वी विल फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग। समझ गए, तो ये नाम याद करना है आपको। एंड वी पार्टिसिपेटेड इन ऑल सच टाइप्स ऑफ मीट्स। ओके, देन कम्स द ओजोन डिप्लीशन। आई एम श्योर ओजोन डिप्लीशन समझते हो। हाँ, ओजोन लेयर है, काफी तरह की लेयर्स होती हैं हमारे एटमॉस्फेरिक जोन में, और उनमें से वन ऑफ द लेयर विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज, यानी कैंसर से बचने के लिए जो हमें बचाती है, वो एक लेयर जो है वो फट गई है, उसमें से छेद हो गए हैं और उसमें से अभी यूवी रेज जो है वो धरती पर आना शुरू हो गई। इसीलिए अब हम कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज्यादा देख रहे हैं पहले से। तो भैया ओजोन डिप्लीशन का होना, इसमें ये होता क्या है, देयर इज अ ओजोन लेयर, ये किस वजह से हो गई, क्लोरीन जो कि मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, ये आपको मेनली लिखना पड़ेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वही है जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स और एयर एसी से निकलता है। हम गाड़ी में गर्मियों में बैठे रहते हैं और गर्मी में चाहे हमने 10 मिनट रुकना हो, एसी ऑन करके बैठते हैं,
दैट इज एक्चुअली व्हाट आर वी डूइंग इज, अभी तो हम अपने आप को कंफर्ट दे रहे हैं, लेकिन वैसे अदरवाइज हम बीमारियों को इन्वाइट कर रहे हैं. और देर आर मेनी अदर टाइप ऑफ, मुझे तो बोलने भी नहीं आता, ये ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, एरोसोल प्रोपेलेंट्स, एंड ये सभी चीजें जो है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं कूलिंग सब्सटेंस के लिए. ये सब कुछ जो है ये सब हमारे लिए अच्छे नहीं है. ओके, इसके मेन इफेक्ट क्या है? मेन इफेक्ट है जी भैया, क्या होगा इससे? यूवी रेज आएंगी और स्किन कैंसर्स बढ़ जाएंगे. इट ऑल्सो लोअर्स प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड दस अफेक्ट्स दी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी खत्म हो जाएंगे. और फिर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की ग्रोथ भी रुक रही है. तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से इसको ठीक होना इंपॉर्टेंट है. ये जब लॉकडाउन हुआ था तो देयर वाज अ न्यूज कि अगर ये लॉकडाउन 2-3 महीने तक और चलेगा, यूवी जो ये स्ट्रेटोस्फेयर है वो अपने आप को हील कर रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ बंद था बहुत सारे हद तक, ना व्हीकल्स चल रहे थे, ना पोल्यूशन हो रहा था, जिसकी वजह से ये डिप्लीट होती हैं ओजोन लेयर. तो ओजोन लेयर अपने आप को रिफाइन कर रही थी, बेटर कर रही थी, ठीक हो रही थी. लेकिन फिर जैसे ही लोग बाहर आए तो फिर वही हो गया. सो ये हम इसमें पढ़ेंगे. इसमें एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये लिखा हुआ है बॉक्स में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. इसके बारे में आपको याद रखना है कि भाई ये हुआ था, ये लिखा कहाँ? लंदन अमेंडमेंट 1992 में. So India also signed this protocol which says that we will contribute to save the ozone layer rather than depleting. तो उसके बाद ही फिर CSR के अंडर, सुना है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद है? इंडियन इको में पढ़ा था. कौन से चैप्टर में था? परहैप्स द सेकंड चैप्टर, है ना. उसमें हमने पढ़ा था न्यू कंपनीज एक्ट में. फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई. 3% आपको अपनी प्रॉफिट का जो है, 2% की 3%, याद ही नहीं किसी ने, सुत्ते पे सारे चला के. मैं अभी कल्ली बोली जा रही हूँ पागलों की तरह. मुझे लगा ऐसे लगाऊंगी तो शायद कम से कम हम इंटरैक्ट तो कर पाएंगे आपस में. हाँ जी, तो हम भाई कुछ है बेटा, हाँ 3% ऑफ द प्रॉफिट एवरी. तुमने शार्क टैंक प्रोग्राम देख रहे हो आजकल? देखा है कभी? आजकल या कभी भी देखते हो? उसमें वो लोग क्यों कई जगह पर ना बड़े कीन होते हैं. एवरीबडी दे विश टू, मतलब वो कुछ को तो इतनी बेइज्जती करके भगा देते हैं, और कुछ के लिए तो वो लड़ी पड़ते हैं कि नहीं इसमें मैं लगाऊंगा, इसमें मैं पैसे लगाऊंगा. देखो एज एन एंटरप्रेन्योर, और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, कोई लेंस कार्ट से है, कोई कहीं से है, और अच्छा खासा कमाते हैं, तो उनकी CSR के अंडर दे आर सपोज टू स्पेंड सम परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर प्लांटिंग ट्रीज भी आता है, हेल्थ भी आती है, एजुकेशन भी आती है. तो आपने कभी देखा होगा ध्यान से कि वो हेल्थ और एजुकेशन के पीछे तो ऐसे फटाफट जाते हैं कि वे पैसा तो लगाना ही है, इसमें से प्रॉफिट भी बन जाएगा और मेरी CSR भी फुलफिल हो जाएगी. मतलब इसी के थ्रू मैं अपनी CSR, वो बोलते नहीं है ऑफ कोर्स, सो वन कैन गेट टू नो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में दे आर वेरी अग्रेसिव टू डू दैट. सो इट मीन्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर हमने भी कमिटमेंट दिया कि हम भी अपने लोगों को, और ये रूल बना है कि अगर आप जितना भी आप कार्बन एमिशन करते हो उतने के बराबर के आप प्लांटिंग भी कराएंगे, ताकि उतनी कन्वर्टेबिलिटी एनवायरनमेंट में आप दे पाए. किसकी? ऑक्सीजन को कन्वर्ट करने के लिए. समझ गए? तो इसमें याद रखने वाली बात है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. फिर आ गया जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बचपन से पढ़ रहे हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है. किसी को याद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? क्या सिर्फ सेव करके रखना है, आज यूज करना है कि नहीं? रिसोर्सेज का मिनिमम नहीं बोलना, रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करें कि हम भी जितना एंजॉय कर रहे हैं उतना ही हमारे बच्चे भी कर पाए, फ्यूचर जनरेशंस भी करें. ऐसा ना हो कि हम तो पागलों की तरह से यूज कर ले, हम तो गाड़ियों में ऐसे AC चला के आधा आधा घंटा बैठे रहे और हमारे बच्चों को साइकिल ही नसीब हो. ऐसा ना हो, हमारी जनरेशंस के पास भी सेम हो, एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम एंजॉय करें. सो दैट्स कॉल्ड सस्टेनेबल. इसके लिए भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ये लिखा है हमने फर्स्ट बॉक्स देखो यहाँ पे. The concept of sustainable development was emphasized by United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, which defined development that meets the need of the present. आज की नीड पूरी करते हुए बिना कॉम्प्रोमाइज किए किसके? फ्यूचर जनरेशन के. एडवर्ड बार्बियर ने इसको किस तरह से
इसने कहा जी ये तो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज विच इज डायरेक्टली कंसर्न विद इंक्रीजिंग द मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब जो हम ये मटेरियलिस्टिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ज्यादा गाड़ियों का होना, हमारे पास पैसे हैं तो हम फ्यूल बर्न कर सकते हैं, फिर क्या हो गया। ये जो एटीट्यूड है वो कहते हैं ग्रास रूट लेवल पर ही पकड़ लिया जाना चाहिए। हमारे बच्चों को ही बचपन में सिखा दिया जाना चाहिए कि इट्स नाइस कि अगर हम दूसरों के बारे में सोचें, इवन इफ वी हैव मनी, इसका मतलब थोड़ी आग लगा के बैठ जाओ उस पर। तो ये सब चीजों को ग्रास रूट लेवल पर मैनेज करना, ये सारी चीजों को ध्यान रखना। इसके बारे में दिस कैन बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इनकम, रियल इनकम, ये सब चीजों के बारे में एडवर्ड का कथन था, मतलब उसने इसके बारे में बोला था। देन कम्स द ब्रटलैंड कमीशन। ब्रटलैंड कमीशन कहता है कि भैया प्रोटेक्शन द फ्यूचर जनरेशन इज इंपॉर्टेंट, ही एम्फसाइज्ड ऑन दिस। दिस इज ए लाइन, ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ द एनवायरमेंटलिस्ट हु एम्फसाइज दैट वी हैव मॉरल ऑब्लिगेशन, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं उसे अगली जनरेशंस को। ओके, देन कम्स दी हाउ टू अचीव, यही मेन मेजर पोर्शन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में ज्यादातर शुरू में रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के बारे में आ सकती है चीजें, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आ सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन के कारण, या फिर ये आएगा लास्ट वाला कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कैसे करें। एक तो हमें अपने यूज को क्या करना होगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ना उन्हें ज्यादा यूज करना चाहिए। क्यों? हाँ, क्योंकि वो तो भैया आज सूरज यूज किया अगले दिन फिर आ जाएगा। जो नॉन रिन्यूएबल है वो तो दोबारा वंस यू बर्न इट इट्स फिनिश्ड। फिर सब्सटीट्यूट ढूंढो। अब तो काफी मिल रहे हैं जी, सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं हम, और भी टाइडल है, विंड एनर्जी है, बड़ी सारी तरह की एनर्जीज को हम ढूंढ रहे हैं, एंड वी आर स्पेंडिंग लैक्स ऑफ मनी ऑन दिस। बिकम इनपुट एफिशिएंट, इसका मतलब होता है, इनपुट एफिशिएंट का मतलब होता है कि इनपुट कम जाए। जैसे कोल बहुत ज्यादा बर्न होता है तो जाकर बिजली बनी। पहले कोयले की गाड़ियां चलती थी, ढेरों कोयला, कभी पुरानी मूवीज में देखा हो ऐसे कोयला उठा के हीरो हीरोइन दोनों मार रहे हैं इंजन के अंदर, पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, ट्रेन को आग लग गई वो भगा रहे, कितना कोयला बर्न कर देते हैं। सो इसका मतलब वो इनपुट एफिशिएंट इकोनॉमीज नहीं है ना। तो भाई इनपुट जाई जा रही है और आपको आउटपुट कितनी कम मिल रही, क्योंकि हमारे पास बहुत था तो हमने जला जला के खत्म कर लिया। तो इसका मतलब हमारे पास ऐसी सिस्टम होने चाहिए जिसमें टाइम, जैसे तुम चाहते हो कि इंस्टेंट 2 मिनट में खाना बन जाए, मैगी बन जाए, है ना। मतलब तुम चाहते हो इनपुट एफिशिएंट, मेरा काम ना लगे, मेरा एफर्ट ना लगे, लेकिन आउटपुट अच्छी आए, स्वाद भी होनी चाहिए। सो ऐसे ही फिर टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए कि भाई इनपुट कम गया लेकिन यस आउटपुट इज अमेजिंग। कंट्रोल पोल्यूशन, बोर्ड्स इतने सेट होने चाहिए कि वो पोल्यूशन एमिशन को चेक रखें सीरियसली। पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल होगी तो नीड्स नहीं कंट्रोल होंगी, नीड्स नहीं कंट्रोल होंगी तो पेड़ इसी तरह से कटते रहेंगे। देन कम्स द स्ट्रैटेजीज। एक्चुअली ये कंफ्यूजिंग हो जाती है, दोनों मोर और लेस सेम ही है, हाउ टू अचीव और स्ट्रैटेजीज। पेपर में आनी है स्ट्रैटेजीज फॉर श्योर, फॉर श्योर लिख लो इसको कि ये तो आनी आनी है। हमें नॉन, ऊपर वाले ही पॉइंट्स को यहां इलेबोरेटेड फॉर्म में दे रखा है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस पे आना चाहिए। कन्वेंशनल होते हैं जो पुराने तरीके हैं, पुराने तरीके समझते हैं हम कि भाई वही पुराने कोल और फिर ये ऑयल यही सब बर्न कर लिया, लेकिन अब तो नए तरीकों पे जाना चाहिए, तो देयर शुड बी अ न्यू वे। तो इसके बारे में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस का यूज करना चाहिए, नए जो अब आए हैं, राइट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, विंड है, टाइडल है, अब तो न्यूक्लियर पे भी चल रहे हैं, तो भैया ये इन पर ध्यान देना। देन कम्स एलपीजी गोबर गैस इन रूरल एरियाज। आपने सुना होगा गोबर गैस, सुना, अगर की काउ डंग को हम बर्न करें, जो डायरेक्टली इतनी सारी, हाँ इतने सारी केमिकल्स छोड़ते हैं, वो गोबर को इकट्ठा करके, यानी काउ डंग को एक ट्रीटमेंट में के अंदर डालकर वो जो गैसेस आती हैं उन्हें अलग से एक्सट्रैक्ट किया जाए और उन्हें यूज किया जाए डिफरेंट वे से, या मे बी उन्हें दबा दिया जाए, या जैसे भी उन्हें किया जाए, सेटल किया जाए और बाकी से एनर्जी बनाई जाए। एंड दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड इन रूरल एरियाज। सो इस पर स्विच करना। सीएनजी इन अर्बन एरियाज, वो देखा होगा दिल्ली में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बहुत सारे सीएनजी हैं। अभी लुधियाना में इतना ज्यादा नहीं आया, लेकिन हाँ ये भी एक क्लीनर फ्यूल है, बेटर देन डीजल एंड पेट्रोल। विंड पावर, ये भी हमने सुना है, उस एरिया में ये इफेक्टिव है जहां विंड अवेलेबल है, विंड मिल्स लग सके, उनकी मूवमेंट से एनर्जी जनरेट की जाती है विंड टर्बाइंस की वजह से। ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए बेटा, लिखने पड़ेंगे आपको ये सारे। सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स,
सोलर पावर हमें पता है वो थ्रू किसके होती है भाई, ऑफ कोर्स जो सन रेज से आती है उससे, फोटोवोल्टिक सेल्स से के थ्रू ये बनाया जाता है। उसमें लोग बहुत सारी डेली नीड की चीजों को बना सकते हैं। लोग खाना बनाते हैं सनलाइट में, लोग घर की जनरल बिजली को, पानी को गर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उससे होना चाहिए, विच इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। मिनी हाइडल प्लांट्स लगाने चाहिए। जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं और वो बहुत परमानेंट सोल्यूशन होता है। अगर बहुत बड़ा प्लांट लगता है पानी के लिए डैम्स के साइड पर, तो रोज रोज शिफ्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो मिनी हाइडल प्लांट है ये सस्ता पड़ता है और इसके थ्रू जो एनर्जी का ट्रांसमिशन है बाकी जगह पर वो इजी होता है और इसमें ट्रांसमिशन लॉस भी कम होता है अगर हम मिनी हाइडल प्लांट्स इंस्टॉल करते हैं। ओके, देन कम्स ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। तो भाई हमें पुराने तरीकों से, जैसे आयुष ट्रीटमेंट हमने यहां बात किया, आयुष का मतलब आयुर्वेद, योगा, यूनानी, ये जो पुराने मेथड थे ना, इसमें सुइयां सिरिंज वगैरह नहीं थे, प्लास्टिक इन्वॉल्व नहीं था बेटा। हम घर में ही कुछ चीजों को रगड़ कर और कुछ जड़ी बूटियों को रगड़ कर खा लेते थे। इसमें ना तो कोई मैंने प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया, ना ही किसी तरह का केमिकल रिलीज हुआ। तो पुराने ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस को दोबारा से इफेक्टिव बनाने की जरूरत है, क्योंकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, दे आर फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट, हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ इसमें। बायो कंपोस्टिंग, समझते हो बायो कंपोस्टिंग क्या होती है? किसी को पता है? बच्चे पता है तुम्हें बायो कंपोस्ट? हो इतने कि चले गए छोड़ के? नहीं पता। बायो कंपोस्ट होता है बेटा, रादर देन जब हमारे यहाँ सब्जियां उगाई जाती हैं कि हम फर्टिलाइजर, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स मशीनों में बनते हैं, उनको यूज करने की बजाय जो नेचुरल वे से मेन्योर बनता है उसे यूज किया जाए, क्योंकि वो हेल्थ के लिए नुकसान नहीं देता। जैसे काउ डंग को बहुत जगह यूज किया जाता है, पता है ना, उसे एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। ऐसे ही कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है ना, जो ये से किससे बोलते हैं, वर्म्स से बनती है। सो इट मीन्स ये नेचुरल वे है, इन्हें यूज किया जाए, ये हेल्दी भी है और ये गैसेस भी नहीं छोड़ते। कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट, पेस्ट समझते हैं हम, पेस्टिसाइड्स डालने की बजाय हम इसके लिए भी जो है नेचुरल वे से उसे कंट्रोल किया जाए। अब वो बड़े सारे हैं, नीम का पानी है, देयर आर मेनी वेज बाय डूइंग दिस। तो उसको यूज करके हम, इससे क्या होगा, हम ना तो अब जो हमने पानी जो ये डालते हैं, स्प्रे डालते हैं, यूरिया डालते हैं उसमें खेतों में। पहले तो जो खेतों में जितने जानवर हैं, स्नेक्स भी हो सकते हैं, रैट्स भी होते हैं, बड़े सारे होते हैं, तो वो भी मर जाते हैं। लेकिन ये ना एक बड़ा ही पुराना ट्रेडिशनल वे है। यहाँ मैंने दिया भी एग्जाम्पल में, ये देखो, पहले पता है क्या करते थे, जब भी पेस्ट लगता था पौधों पर, अब पेस्ट ने तो लगना ही है, कीड़े ने, तो उस कीड़े को हटाने के लिए वहां पर सबसे पहले चूहे छोड़ दिए जाते थे, होते ही है खेतों में, तो चूहे उनको खा लेते थे। अब चूहे खेत ना खराब कर दें, उनके पीछे पीछे क्या करते थे, स्नेक्स को छोड़ दिया जाता था। स्नेक्स चूहों को खाते हैं या भगाते हैं, तो फिर ये नेचुरल वे है ना। फिर स्नेक्स को पकड़ने के लिए देखा कभी गांव में पीकॉक्स होते हैं, सो दे लिफ्ट देम अप। तो इस तरह से पूरा सिस्टम बना होता था। वही पुराने तरीकों पर अब हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ना देखो किसी भी तरह का कोई केमिकल आया, ना हमारी बॉडी में गया, ना जानवर के गया। तो इस तरह से दीज आर दी सेफेस्ट वेज। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बस इतना सा ये चैप्टर था।